नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आज इस 2021 की नई शुरुआत में आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे, अच्छा महसूस कर रहे होंगे, आपके अपने आप को बधाइयाँ दे रहे होंगे। मेरी तरफ से भी आपको ये नया वर्ष ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे अवसर, ढेर सारी उत्सुकता आपके अंदर की हलचल तूफान हर चीज़ पैदा करे, हर हिम्मत आपको दे ईश्वर, हर मुश्किल से लड़ने का साहस आपको दे। आपके अपने आप अपनों को, सबको, पूरी दुनिया में खुशियाँ बांट रहे होंगे। देखिए, एक बहुत अच्छी सी चीज़ निकल के आती है आज के उसमें, अगर हम देखना चाहें चीज़ क्या निकल के आती है। वो चीज़ ये निकल के आती है कि हम थोड़ा सा, ये अगर आपने देखा हो कि थोड़ा सा जल्दी में रहते हैं ये चीज़ कहने के लिए कि हैप्पी न्यू ईयर, है ना। आपने देखा होगा ये चीज़ कहने के लिए थोड़ा सा जल्दी में रहते हैं। इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं ज़रा सा। जैसे होता नहीं कि सुबह भैया मिले, भाभी मिली या दोस्त मिला, जल्दी से बोलेंगे हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर, है ना। या थोड़ा सा मेच्योर हो जाते हैं तो, बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा मेच्योरिटी से बोलते हैं कि नया साल मुबारक हो आपको, नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, थोड़ा धैर्य से बोलते हैं। इन दोनों के बीच में संपर्क, रिलेशन क्या है कि 16, 17, 15, 14, 13, 12 साल के बड़ी जल्दी में रहते हैं भाई हैप्पी न्यू ईयर, और उसके बाद जब इतना आ जाते हैं तो आराम से बोलते हैं नया वर्ष मंगलमय हो, आपको ढेर सारी खुशियां मिलें। इसका असर क्या है? इसकी डेफिनेशन को एक ये चीज हम कह सकते हैं मेच्योरिटी। इन दोनों चीजों के बीच को हम मेच्योरिटी कह सकते हैं। इसीलिए ये चीज वहीं से आती है, ये चीज ऐसे डेवलप हो ही नहीं सकती है, ये मेच्योरिटी से ही चीज निकल के आती है। अच्छा, दूसरी इससे एक चीज ये निकल के आती है, जैसे हम बोलते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर अचानक से, तो मतलब बड़ी उत्सुकता रहती है बोलने की। तो इससे ये निकलता है कि हर इंसान के अंदर मानवता है, कहीं ना कहीं जीवित है वो। नए साल के दिन, होली के अवसर पे, दिवाली के अवसर पे वो दिखती है, निकल के आती है। एक दूसरे के लिए बधाइयां देते हैं, खुशियां बांटते हैं कि भाई आपकी जिंदगी अच्छी हो, आपको नया साल मुबारक हो, आपको दिवाली मुबारक हो, होली मुबारक हो। इसका मतलब क्या है? हर इंसान, इसका मतलब है कि एक दूसरे का बेहतर सोचता है। लेकिन एक समस्या आती है कि ना जाने वो नए साल में 1 जनवरी के बाद 2 जनवरी से क्या हो जाता है, उसको 3 जनवरी से क्या हो जाता है, फरवरी से क्या हो जाता है, फिर बुराई सोचना, बुरा करना। तो हम ये चाहते हैं कि हमें और आपको ऐसा करना चाहिए कि बशर्ते आप किसी को नया वर्ष मुबारक हो ये ना बोल पाए, लेकिन उसके लिए कुछ अच्छा कर पाए, उसका बुरा ना करें, ये कर पाए तो बेहतर होगा। अच्छा, दूसरा हमें इस चीज पे चर्चा करनी थी कि अगर आपके संग आपके माता पिता हैं, माता पिता को इज्जत दो, गुरु को इज्जत दो। अगर देखा जाए तो माता पिता के लिए मेरी तरफ से बस एक ही लाइन रहेगी, जिसको मैं अकेले में पढ़ते समय, कुछ भी करते समय गुनगुनाता रहता हूँ। जब भी खाली होता हूँ तो मेरे बस यही गुनगुनाता रहता हूँ, जो कि बस निकल के आती है कि जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बस माता पिता, गुरु और अपने चाहने वालों, मेरे आशीर्वाद देने वालों, सबको बस यही समर्पित करना चाहता हूँ। और ये थोड़ा सा चाहता हूँ कि जो माता पिता अपनी इच्छा मार के, बच्चे के सपने पूरे होने के लिए माता पिता अपनी इच्छा मारते हैं, ये सच है। और माता पिता की इच्छा जो आपके सपना पूरा होने के लिए ख़त्म हुई है, उस इच्छा की कीमत आप चुका सकें, इस योग्य बनने की कोशिश करें। देखिए, इंसान कभी हारता नहीं है। मैं एक मतलब यहाँ जैसे स्टूडेंट लाइफ में मैंने एक चीज़ एनालिसिस की है, मैंने देखा, मैंने तो कभी एयरफोर्स वगैरह, नेवी वगैरह का ट्राई नहीं किया। मैंने ये देखा कि बच्चा 12th 9th, ठीक है, 9th या हाई स्कूल के बाद पॉलिटेक्निक ट्राई किया। एग्जाम्पल बताता हूँ मोटे तौर पे। पॉलिटेक्निक ट्राई किया, पॉलिटेक्निक ट्राई करने के बाद फेल, फेल नहीं बोलते उसको, हुआ नहीं उसका, बस इतना कह सकते हैं, उसकी कोशिश में कमी, या उसको कुछ और नियति ने रच रखा है कि कहीं जाना है। अच्छा, 12th निकला तो पता क्या सोचा, यार पॉलिटेक्निक तो नहीं होता, एयरफोर्स ट्राई करते हैं, एयरफोर्स में जाएंगे। एयरफोर्स में गया, ये चीज, अच्छा ये क्या है, ये चीज अपने मन से निकल के आ रही है उसके अंदर से, एयरफोर्स में करते हैं। ठीक है, एयरफोर्स में 16.5 से 19.5 एज, एयरफोर्स में नहीं होता है, लास्ट अटेम्प्ट तक भी नहीं होता है। तो पता, आपने कभी सोचा कि बच्चा
आपको क्या लगता है, क्या सोचेगा कि आप छोड़ देते पढ़ाई? नहीं भाई, वो सोचेगा बैंकिंग ट्राई करते हैं, अब एसएससी ट्राई करते हैं, या उससे पहले सोचेगा चलो पुलिस वगैरह ट्राई करते हैं। पुलिस से धोखा खाया, बोला यार अब थोड़ा सा तो तैयारी हो गई, एसएससी ट्राई करते हैं। ये चीजें उसके अंदर से आ रही, कोई उसको कह नहीं रहा, खुद सोच रहा है अब एसएससी ट्राई करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि एसएससी CHSL 10+2 देख रहा, कहता है सीधे सीजीएल क्रैक करते हैं। ठीक है, सपोज दैट सीजीएल नहीं निकलता या निकल जाता है, तो फिर वो एक दिशा की तरफ मुड़ता है, फिर बोलता है कि अब अपना पीसीएस देखते हैं, तैयारी काफ़ी हो चुकी है, थोड़ी बहुत चीज़ें तैयार करनी है, पीसीएस देखते हैं इस बार। अच्छा, पीसीएस देखता है, प्री निकलता रहता है, तो ठीक है, मेंस निकलता रहता है, सिलेक्शन होता नहीं होता, जो भी हो, ठीक है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि पीसीएस से थोड़ा सा रह जाता है, फिर क्या होता है, अब सीधे यूपीएससी क्रैक करेंगे, आईएएस की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं। क्यों सोचता है, ये चीज़ कहाँ से आती है? मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो क्रमानुसार आप किसी चीज़ को नहीं पा रहे हैं, उससे बड़ी पाने के लिए फिर भी सोचने लगते हैं, ये चीज़ कहाँ से निकल के आ रही है? ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, ये चीज़ कहाँ से निकल के आ रही है? ये चीज़ निकल के आ रही है, आपके अंदर एक उत्साह छिपा हुआ है, बहुत बड़ा साहस छिपा हुआ है, वहाँ से निकल के आ रही है ये चीज़ वहाँ से निकल के आ रही है। आपके अंदर साहस, आपके अंदर एक असीम शक्ति छिपी हुई है जो आपको धकेलती है कि भाई पुलिस में नहीं हुआ, लेखपाल में नहीं हो, भाई पीसीएस में होगा, तू आईएएस में होगा। ये चीज़ क्यों आती है अंदर से निकल के? इसीलिए आती है कि एक में नहीं हुआ, इसका मतलब आज से बड़ी के लिए बने, ना कि छोटी के लिए। माफ़ करना अगर किसी को लगता हो कि ये सब कहने की बातें, बहुत कष्ट देखे मैंने, लेकिन आप एक चीज़ को नहीं पा रहे हैं तो उससे बड़ी चीज़ के लिए बने हैं, ये नियति तय करके रखती है, इसीलिए आपको छोटा नहीं पाने देती है। क्यों? छोटी चीज़ों में लोग उलझ जाते हैं, आप वहीं फंस जाएंगे, आगे जाना है आपको। अच्छा, दूसरी हमें इस चीज़ की बात करनी थी कि साहस को कभी मरने ना दे, यहीं से सीखना चाहिए। जो चीज़ आप नहीं चाहते, आप दिन प्रतिदिन हर एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, नहीं कोशिश कर पा रहे, फिर भी आप सोच रहे हैं आगे के लिए, अंदर से आपके लिए, आपके अंदर से आगे के लिए आ रही है कि पीसीएस ट्राई करेंगे, आईएएस ट्राई करेंगे, तो ये एक नेचुरल पावर कह सकते हैं, हिडन पावर है आपके अंदर, आप असीम कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। और बस यही कहना चाहेंगे कि माता पिता सबसे, जैसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है लोगों को, आप जिस दिन अपने ज़िंदगी का हीरो अपने बाप को और अपनी ज़िंदगी की हीरोइन, एक अच्छी हीरोइन अपनी माँ को समझ लेंगे, आपको कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिनचर्या अपने पिताजी की जी के देख लेना, आप जान जाओगे कि ज़िंदगी किस लिए बनी है और आपको कुछ करना ही है, इसीलिए आप पैदा हुए हो। अपने पिता की दिनचर्या और अपने माता की हालत बैठ के देख लो। माता की तो कर ही नहीं पाओगे, पिता की भी नहीं कर पाओगे, कोशिश करना उनका रोल जीने की। कुछ लोग कहते हैं टाइम आएगा तो कर लेंगे, यही तो प्रॉब्लम है। टाइम आएगा तब क्यों करो भाई, पहले से तैयार रहो, बी रेडी। टाइम आएगा तो कर लेंगे, नहीं टाइम आएगा तो फाइट करेंगे, इस तरह तैयार होके चलो। समस्याएं तो सबकी ज़िंदगी में आती हैं, तो यही कहना चाहेंगे कि नए साल में मेरा ये संदेश रहेगा कि कोशिश में कमी नहीं होनी चाहिए। ये सच है कि जब तक आपको अंदर से नहीं लगेगा कि मैंने मतलब ये काम, ऐसा कुछ मैंने कर लिया है, ऐसा कुछ कर पाया हूँ कि मेरा ऐसी जगह सिलेक्शन या ये चीज़ मुझे हासिल होनी चाहिए, तब तक नहीं हासिल हो सकता। कोई दुआ बद्दुआ कोई नहीं असर कर सकती, किसी की दुआ नहीं असर कर सकती। जब तक आपको अंदर से ये नहीं लगेगा कि इसके लिए मैंने जो किया उसके लिए मैं संतुष्ट हूँ, मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैंने पूरी कोशिश की। और ये लगता है भाई, लगता है एक दिन, ये लगता है 100%। दिन प्रतिदिन लिखें कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें। दूसरा, इज्जत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। माता पिता की इज्जत, गुरु की इज्जत कभी भूलना नहीं। मैं आजकल ऑनलाइन पढ़ता हूँ, एक गुरु जी है, उनसे कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, कभी नहीं मिला मैं उनसे, लेकिन उनके प्रति मेरे दिल में जो इज्जत है, मेरा मन करता है कि मैं थोड़ा सा उनकी पढ़ाई हुई चीज़ों से, अभी जैसे ही मैं कहीं ऐसी जगह में जाता हूँ कि वो हम उनसे मिलें तो उन्हें गर्व फक्र महसूस हो, तो मैं उसी पल का इंतज़ार कर रहा हूँ कि मैं उनसे मिलूंगा, मैं ढूंढ के मिलूंगा, दुनिया के जिस कोने में होंगे मिलूंगा। बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो गुरु माता पिता कभी गलत नहीं हो सकते, नेवर पॉसिबल है ही नहीं गलत। जैसे कहें कि नहीं भाई कोई माता पिता, असंभव ये चीज़, वो शब्द बना ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो आपका बुरा सोचे, अपने बच्चे का, अपने बेटे के प्रति गलत सोचे, इस चीज़ के लिए वो शब्द है ही नहीं। तो बस मेरा यही कहना रहेगा कि आप जो है माता पिता का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, बड़ों को इज्जत दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं, माताएं, बहनें, बेटियां आपके साथ सुरक्षित महसूस करें, उन्हें असहजता महसूस ना हो।
इस चीज़ पे असर करे। थोड़ा क्रांतिकारी बात कर लेते हैं कि आजकल के बच्चों को मोटिवेशन चाहिए है। रात 1 बजे तक, 2 बजे तक, 4 बजे तक मोबाइल चलाओगे, अपने काम तुम्हें पता नहीं है क्या करने हैं, क्या करोगे? क्रांतिकारी बनना चाहते हो? नहीं बन सकते क्रांतिकारी। अभी हाल ही में खुदीराम बोस के ऊपर माल्यार्पण किया गया है। ये अच्छी बात है कि उन्हें याद किया गया है, लेकिन ये अफसोस की बात है इतने समय बाद याद किया गया है। ठीक है, खुदीराम बोस की थोड़ी सी मुझे एक घटना याद है, मैं उसकी बात बताना चाहता हूँ कि क्रांति क्या है, क्रांतिकारी क्या है। खुदीराम बोस जी क्या थे? अरविंद घोष जी का इनके ऊपर 11 साल की उम्र में असर पड़ने लगा था। 1889 शायद 1889 में पैदा हुए थे और 1900 में इनके ऊपर अरविंद घोष का भयंकर असर पड़ने लगा था। अरविंद घोष जी एक बहुत ही क्रांतिकारी टाइप के इंसान थे, बहुत ही क्रांतिकारी थे। तो क्या था कि ये धीरे धीरे 1905 आता है, बंगाल विभाजन हो जाता है, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल हो जाता है। खुदीराम बोस बहुत उस समय स्वदेशी आंदोलन वहां चल जाता है, तो उससे काफी मतलब बहुत ज्यादा अरविंद जी का असर पड़ने की वजह से बहुत क्रांतिकारी हो जाते हैं। उस समय एक अनुशीलन समिति हुआ करती है, तो उस समिति का काम था क्या कि नए लड़कों को, युवकों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काना और मजबूत करना कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने के लिए बता सकें कि यहाँ से अंग्रेज जा सकते हैं। तो खुदीराम बोस ने वहां से ट्रेनिंग ली, बम बनाना सीखा, सब कुछ सीखा। और मुजफ्फरनगर का डीएम हुआ करता था अंग्रेज लॉर्ड करके, किंग्सफोर्ड डीएम हुआ करता था, उसकी गाड़ी में बम लगा दिया सारी चीजें सीख के। तो कहते हैं कि जब बम लगाया तो इनका जो दूसरा साथी था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वो तो भाग निकला। मतलब उसने सोचा कि खुद को गोली मार लेंगे, जब दौड़ाया या पकड़ा गया तो उसने गोली मार ली। इन्होंने गोली नहीं मारी, भाग गए, बच निकले, वहां से अपने को बचा लिया। फिर एक दिन ये रेलवे स्टेशन पे आया और अंग्रेजी सेना ने आके इनको पकड़ लिया, भगे नहीं, और जैसे ही जंजीरें डाली इनके हाथ में, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत का नारा लगाने लगे। तो वहां से होता क्या है कि जब कोर्ट जाते हैं, ट्विस्ट तब आता है कि इनकी तरफ से जो इनके पक्ष से वकील था, वो क्या दलील दे रहा है कि 16 साल का 15 साल का लड़का कैसे बम बनाएगा, बम लगाना, इसकी हैसियत देखो, इसको तरीके कैसे आएंगे, कहाँ से सीखा होगा, इतनी शैक्षिकता भी इसकी सही नहीं है। लेकिन होता क्या है, वो अपने खुदीराम बोस जो होता है वो अपने वकील के खिलाफ बोल जाता है। यहां से तैयार होके गया कि हाँ वकील आ रहा है जज, वो पता क्या बोलता है, जज कहता है क्या तुमने सच में तुमने लगाया बम? वो कहता हाँ मैंने बम लगाया है, मुझे बम बनाना भी आता है, और आप कोर्ट से बाहर निकले आपको भी बनाना भी सिखाते हैं, लगाना भी सिखाते हैं। क्या साहस रहा होगा हाई कोर्ट में, मतलब तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है एक बच्चे में, ये साहस। हालांकि उसको फांसी की सजा हो जाती है, वो अलग बात है, देश के लिए झूल जाता है। तो क्रांतिकारी नहीं पैदा होंगे ऐसे जैसे आप चाह रहे हैं। क्रांतिकारी ऐसे इस तरह पैदा नहीं होते जिस तरह आप चाह रहे हैं कि आप क्रांतिकारी बन जाएंगे। मेरा बस एक कहना है कि आप अपने माता पिता का कर्ज चुका ले गए तो आप सबसे बड़े बन जाएंगे। जैसे ये होड़ लगी है ना आज की दुनिया में, मुझे बड़ा बनना है, मुझे बहुत बड़ा बनना है। आप अपने माता पिता का कर्ज चुका ले गए या चुकाने की कोशिश की और कहीं सफल हो गए तो आप बड़े बन जाएंगे। आपसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और थोड़ा सा ये होता है कि एक दुनिया का और सच है, जैसे 15 या 16 साल की उम्र से आपको 25 या 35 अपना अपना होता है, लेकिन ये ऐसी एक होती है 15 से 25 या 26 के तक लगता है कि आप दुनिया बदलने के लिए पैदा हो, आप कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया बदलेगी। ये लगता है ना, ये लगता नहीं है, ये सच है। ये स्टेज इसीलिए दी गई है। डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी जवानी को, आप अपने जोश जुनून को कैसे यूटिलाइज करते हैं। इस बात को सिर्फ मन में रह जाने देते हैं कि मैं दुनिया बदलने के लिए पैदा हूँ, या सच में अपनों पैरों गरायों पूरी दुनिया के लिए कुछ बदलने वाला काम करते हैं। इसीलिए आप जवानी इसीलिए बनाई गई है, ये स्टेज इसीलिए है कि आप दुनिया बदलने वाला काम कर सकते हैं। आपके लिए ही संभव, और सिर्फ आप हैं जो दुनिया बदलने के लिए पैदा हुए। दुनिया बदलने के लिए एक और, जैसे मुझे याद आ रहा है कि एक लाइन बहुत मशहूर है कि जीतने का मजा तब है जब दुनिया आपके हारने का इंतजार कर रही हो। गलत बात है, दुनिया आपके हारने का इंतजार नहीं करती है, कभी नहीं। कोई आपके हारने का इंतजार नहीं कर रहा है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि आपकी जीत की खुशी में शामिल होने से बेहतर है कि आपके हारने का इंतजार करे। इतना इंपॉर्टेंट है आपके हार उसके लिए, असंभव। दुनिया आपकी कौन है पहले तो आप ही नहीं जानते। दुनिया कह देते हो हारने का इंतजार कर रही। आपकी दुनिया आपके माता पिता, आपके ईष्ट, आपके गुरु, आपके मित्र, आपके भाई बहन, ये आपकी दुनिया है या नहीं? और आप क्या कह रहे हैं कि आपकी दुनिया हारने का इंतजार कर रही है? क्या एक माँ बाप, एक भाई बहन एक दूसरे के प्रति कभी हारने का इंतजार कर सकते? नहीं।
जीतने का असली मजा तब है, और यही सच है कि आपकी दुनिया हमेशा आपके जीतने का इंतजार करती रहती है। अब आपकी क्षमता निर्भर करती है कि आप उनको इस इंतजार का कुछ दे पाते हैं कि हाँ माँ, पिताजी, भाई बहन, आपको मेरी जीत का इंतजार था और मैंने ये कर दिया। उनको खुशी होती है। आपकी दुनिया हर वक्त आपके जीतने का इंतजार करती रहती है। आपके माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब आपके जीतने का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आलोचना में भी आपकी अच्छाई छिपी है। वो परेशान और आलोचित इसलिए कर रहे हैं कि उनको चिंता है आपके, उनको आर्थिक असुरक्षा है आपके प्रति कि आगे चल के मेरे ना रहने पे भविष्य कहीं बिगड़ तो नहीं जाएगा, इधर उधर नई गाड़ी हो जाएगी इसकी, सही से सब सेटल कर लेगा, ये चिंता है आपकी उसकी। एक लाइन मुझे याद है किसी कविता की, एक लाइन मुझे याद है कि पिता का दर्द समझे हैं पिता होकर। पिता होने के बाद आप पिता का दर्द समझेंगे, ये अनुभव है। लेकिन पिता होने से पहले अगर आप पिता का चेहरा देख के पिता का दर्द समझते हैं तो आप महान या बड़े बनने की लाइन में खड़े हो चुके हैं। बस चलते रहना है। पिता की बेबसी और माता की दुआ के पीछे, मुस्कुराहट के पीछे, इन सब चीजों के पीछे की दुआ, आपका भला, ये सब चीजें समझने की कोशिश करो। दुनिया गलत जा रही है। आज की दुनिया सोना बाबू इनके चक्करों में क्या पड़ रहे हो। खैर अब क्या ही बात करूं। तो यही कहना था कि नए साल पे अपनों को भला कहने से बेहतर है, शुभकामनाएं देने से बेहतर है कि शुभकामना उनके लिए करें, उनका भला करें, कुछ ऐसा करें कि उनको आपके प्रति हर दिन नया दिन महसूस हो। उनको लगे कि आप उनके साथ हैं तो उनका दिन नया है, आपकी वजह से उनका हर दिन नया है, ये उनको महसूस हो। थोड़ा इस चीज पे ध्यान दें।